हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज पे आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे रिव्यू आ रहे हैं आप लोगों के। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको सही से कर लेते हैं, एक बार खुद से पढ़िए, फिर यहाँ वीडियो डिस्कशन देखिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको ऐड कीजिए और फिर से पढ़िए। अब यकीन मानिए 50 से 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में, और आप बहुत वहाँ बैठे बैठे बहुत सारी दुआएं देते रहेंगे हमारी पूरी टीम को जिन्होंने इसको बनाया है। मैं तो बस एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पर कर रहा हूँ कंटेंट डिलीवरी का। असल काम होता है कंटेंट को बनाने का। तो जो अब बनाने वाली टीम है, सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपको उन लोगों का अदा करना चाहिए। तो हम देखिए, अब आज हमारी ये जो हमारी क्लास है, हम चलते हैं इस बार। अभी तक हम करा चुके हैं 4 सेशन इसमें हो चुके हैं। आइए हम चलते हैं 5वें सेशन पर। 88 तक हमारा हो गया था। 88, ये कौन सा है? 98। देखिए, आप में से कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि कितना लेट होगा। भाई देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं आप अपना तो करते रहिए ना। ये तो हम आपको वैल्यू एडिशन करा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज करा रहे हैं। जो आपका अपना पार्ट है आप उसे ईमानदारी से करते रहिए। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, और फिर आप हमारे इस वाले पर कर अपना काम कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका ना तो सिर्फ ये काम था कि उसने सिर्फ संविधान बनाया, बल्कि संविधान के साथ साथ वो कुछ कानून भी बनाती थी। ये भी था उसका काम कि वो पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट करती थी। अब जो है ना, उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं वो हम देख लेते हैं। रेटिफिकेशन ऑफ इंडिया मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किसने किया था? आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। ये जो इसकी अगली जो 4-5 लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सदस्य का सत्यापन राष्ट्रमंडल की का कब किया? 1949 में किया। 1949 में किया। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई को। ये थोड़ा सा बस अलग है, 22 जुलाई को। बाकी आप देखें, राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950। पहले राष्ट्रपति को चुना गया कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 24 जनवरी 1950। संविधान की सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950। इस अंतिम बैठक में ये सारे काम किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि अंतिम बार कब मिले थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसकी हर लाइन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर लाइन को आप ध्यान से सुने, पढ़ें और अच्छे से रिवाइज करें इस चीज़ को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पुरानाज। अब जो पुरानाज है ना, देखिए, भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इसके जो रचयिता है, रचयिता कौन है? ऋषि लोहा लोहा लोमहर्ष ऋषि। लोमहर्ष ऋषि जो हैं, अथवा उनके पुत्र उग्र उग्रसवा उग्रसवा जो है, उन्होंने टोटल जो है 18 है। और जो 5 पुराना है, जो आपके मतलब 5 पुराना है जिनकी जीनियोलॉजी में किंग्स की जीनियोलॉजी पाई जाती है। मतलब केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो ये ऑल दो है तो बहुत टफ फैक्ट कि किन किन में पाई जाती है, लेकिन आप एक दो बार देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ मतलब एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाए। तो सबसे पुरानों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? मत्स्य है। ये आपको याद होना चाहिए। मोस्ट एंशियंट एंड ऑथेंटिक पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराना है। और ये मौर्यन डायनेस्टी है उसका किस में है? विष्णु पुराना में। गुप्ता डायनेस्टी वायु पुराना में। और सतवाहना जो है मत्स्य में। मत्स्य क्या है? सबसे पुराने भी है और सबसे ऑथेंटिक भी है मत्स्य जो है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। मौर्य वंश किस में है? विष्णु पुराण में। गुप्त वंश क्या है? वायु पुराण में। सतवाहना वंश जो है मत्स्य पुराण में। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में। देखिए, अब यहाँ आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे याद आया, एक मूवी थी अपरिचित। अपरिचित। तो उसमें हाँ, उसमें क्या है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सजा बताता है कि इस वाले पाप के लिए ये वाली सजा है, कि इसका जो विवरण है उस वाले पुराण में है। तो पुराण जो है आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो सबसे जो पुराना पुराण है मत्स्य पुराण है। मौर्यन डायनेस्टी का नाम किस में है? विष्णु पुराण में है। गुप्ता का वायु पुराण में है। और सतवाहना का मत्स्य में है। एग्रीकल्चर रिलेटेड डिटेल्स अलोंग विद मोनार्की किस में है? अग्नि पुराण में है। टोटल पुराण 18 है। 18 में से 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर फिलोसफीज एंड देयर फाउंडर्स। ये चीज़ तो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए कि रात के 2 बजे भी मैं आपको फ़ोन करूँ और फ़ोन करके कहूँ
जी बताइए, न्याय जो है, न्याय के फाउंडर कौन है? तो ये आप बिल्कुल बिना झगे पलक पलक आपकी झपके या ना झपके, लेकिन जबान आपकी चलनी चाहिए और आप कहें न्याय को तो गौतम ने किया था, संख्या जो है वो कपिल ने, योगा पतंजलि, विशेष जो है उसको कनाड़ ने, और उत्तर मीमांसा को बद्रायण और पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने किया था। फाउंडर जो है ये आप बार बार देखेंगे। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, योगा किसने दिया? पतंजलि ने, संख्या दिया कपिला ने, न्याय दिया गौतम ने, विशेषिका दिया कन्नड़ ने, और उत्तर मीमांसा दिया बद्रायण ने, और पूर्व मीमांसा दिया जैमिनी ने। सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाएगा कि इस फिलोसफर ने कौन सी फिलोसफी दी थी, या ये फिलोसफी किस फिलोसफर ने दी है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, कुछ एंशियंट जो नदियां हैं उनके नाम और मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं। अब ये जो है ना, कई सारे इसके तरीके हैं, मेरा एक ही तरीका है बार बार पढ़ने का, समझने का, रटने का। जो बिपाशा बसु, ऐसे मतलब अस्किनी चेनाब, अस्किनी एसी में बैठे हुए, अस्किनी चेनाब एसी। बी बी मैं तो बिपाशा बसु से याद किया था। बिपाशा के साथ कौन है? व्यास है, बिपाशा व्यास। सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल, पुरुषनी रवि, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल। कुभा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि एंशियंट टाइम में अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदी का नाम है, तो वो कुभा जो है वो अफगानिस्तान, काबुल, वितस्ता आपकी झेलम, पुरुषनी रवि, गोमती गोमल, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलुज, और बिपाशा जो है व्यास, एंड अस्कनी चेनाब। तो ये है बुद्धिस्ट सिंबल जो हैं, कुछ सिंबल बुद्धिस्ट की लाइफ, बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उनका पैदा होना, पैदा होना को आपके किस चीज़ से कहा जाता है? लोटस या बुल, बुल या लोटस, यहाँ बुल नहीं लिखा है, कमल से इसको करा जाता है। अब उनका घर को छोड़ना, घर के छोड़ने को किया जाता है घोड़े से, हॉर्स से किया जाता है। अब एक चीज़ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उनके घोड़े का नाम क्या था, और उनके जो जो घोड़े को चलाने वाले थे उनका नाम क्या था। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुझे दोनों चीज़ पता है, और ना ही मेरे लिए वहाँ एग्जाम में काम आने वाली हैं, क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं, आप लोगों का ज़रूर है। तो वो बस मैं बोलने वाला था, रुक गया। आप लोग मुझे बताएंगे उस घोड़े का नाम और चलाने वाले का नाम। होम रिनेंसिएशन, नॉलेज जो है वो आपका पीपल ट्री, मतलब पीपल बोधि ट्री। निर्वाणा जो है वो फुटप्रिंट से। डेथ जो है, जो मृत्यु है, वो आपके स्तूपा से। और पहली जो टीचिंग है वो चक्रा से, पहली टीचिंग चक्रा, और उसका नाम भी है धम्म चक्र परिवर्तना। धम्म चक्का या धर्म चक्र परिवर्तना जो है उसका नाम है। और जो घर से निकलने वाली जो है हॉर्स वाली, उसको बोलते हैं महाभिनीश कर्मन, घर से निकलने वाले महाभिनीश कर्मन। और पहली जो टीचिंग थी उसको बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, धर्म का पहिया चल दिया है। डिपार्टमेंट एंड देयर रिस्पेक्टिव सुल्तान, कुछ सुल्तान हैं उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए थे। अब जैसे दीवान अर्ज, दीवान अर्ज है, दीवान अर्ज ये बनाया था बलबन ने, और ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। दीवान रियासत, ये भी किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये दीवान रियासत जो है ना, जो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फेमस है कि उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, बहुत अच्छे से मार्केट को रेगुलेट किया था, तो ये उससे जुड़ा हुआ है दीवान रियासत। दीवान अमीर को ही किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक है बंदगान, बंदगान जो है वो स्लेव से है, और इसके लिए फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, काफ़ी दिल के मतलब अच्छे आदमी थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो गरीब तबके के लिए थे, जैसे कि स्लेव्स के बारे में, फिर आपका अस्पताल बनवाने के बारे में, बहुत सारे गार्डन बनवाने के बारे में। तो दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, चैरिटी डिपार्टमेंट। दीवान इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक, पेंशन डिपार्टमेंट। देख रहे हैं ना आप, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, पेंशन डिपार्टमेंट, ये किसने बनवाया? सब फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार उनके नाम देख लीजिए। दीवान अर्ज बलबन ने बनवाया, मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात, खैरात कि भाई हम क्या तुम्हारी खैरात पे पल रहे हैं, जाओ मैं तुम्हारी खैरात पे, मैं खैरात में चैरिटी, मैं तुम्हारे उस पर नहीं हूँ। दीवान इश्तिहाक, क्या मतलब पेंशन की जो बात चल रही है उस पर फिरोज शाह तुगलक का है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। प्रागैतिहासिक,
ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। बेसिकली क्या है, प्री हिस्ट्रिक वो है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब रिटिन प्रूफ नहीं है जिसका कुछ भी। और प्रोटो हिस्टोरिक वो है जिसमें स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है, लेकिन वो अभी डिसेफर नहीं हुई है और अभी पढ़ी नहीं गई है, जैसे कि आपके हड़प्पा की जो है। और फिर आपका है हिस्टोरिकल जिसके रिटन प्रूफ है, आपके उस तरह से पीरियड को डिवाइड किया है, हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड प्री हिस्टोरिकल। ठीक। मिनिस्टर एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। खजीन जो है वो खजीन कौन है, ट्रेजरर है आरिफ ममालिक, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट बरीद ममालिक, चीफ ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दीवान बंदगान, अभी मैंने पीछे बताया था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, वकील दर, लुकिंग आफ्टर द पर्सनल स्लेव सर्विसेज ऑफ द सुल्तान, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, काजियुल कजत, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द जस्टिस, मतलब हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द जस्टिस थे काजियुल कजात, और मुशरिफ ममालिक अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ये थे। रिवेन्यू सिस्टम क्या है, अब देखिए इसमें एक तो है, इसको इस तरह से मैं बताता हूँ, कहाँ गया, एक तो हो गया मुस्लिम, एक हो गया नॉन मुस्लिम। लैंड टैक्स, लैंड टैक्स और रिलीजन टैक्स। लैंड टैक्स जो था मुस्लिम पर वो क्या था, USHR, उशर, उशर क्या था, लैंड टैक्स था। और नॉन मुस्लिम पे क्या था, खराज, खराज हो गया। रिलीजियस टैक्स मुस्लिम पर था ज़कात, और नॉन मुस्लिम पर था आपका जजिया। तो इस तरह से जो लैंड टैक्स था मुस्लिम पर था उशर, और नॉन मुस्लिम पर था खराज, और जो रिलीजियस टैक्स था मुस्लिम पर था ज़कात, और नॉन मुस्लिम पर था जजिया। ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे वाला जो फैक्ट है ये भी पूछा गया है। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विजयनगर एम्पायर की। प्रोविंस को मंडल, और कोट्टम प्रोविंस जो है वो मंडल, और कोट्टम या बालानाडु डिस्ट्रिक्ट, और नाडु, फिर उसके बाद नीचे मेलग्राम, ग्रुप ऑफ 50 विलेजेस, एंड उराग्राम सिंगल विलेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझाने की कुछ ज़रूरत है नहीं। इसमें थोड़ा सा है, ये बार बार पूछा जाता है कि बहमनी किंगडम जो थे उसकी जो डायनेस्टी थी, बीजापुर, बीजापुर किसके अंडर था, आदिल शाही। बीजापुर में कौन सा किंगडम था, कौन सी डायनेस्टी थी, आदिल शाही। अहमदनगर में निज़ाम शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, एंड बीदर में बरीद शाही। ये आपको 2-3 बार देखना है, इसमें मैं समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फीचर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन, जो कांग्रेस के कुछ सेशन हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है। अब देखिए यहाँ कुछ लिस्ट दे देता है, कोई कहीं और लिस्ट दे देता है, फिलहाल मैं बोलने की कोशिश करूंगा। जो 1887 वाला है ये हुआ था आपका कहाँ, मद्रास में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इसके बाद हुआ 1988 में, वो हुआ कहाँ, इलाहाबाद में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाई यूल, जॉर्ज वाई यूल जो थे पहले ब्रिटिश या पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, नहीं, हाँ जॉर्ज वाई यूल ये थे। और फिर उसके बाद होता है 1896 में, उसके वो हुआ था कोलकाता में। और रहीमुल्ला सयानी जो है, रहीमुल्ला सयानी थे। ये किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया, किसने इसको बनाया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, उनके आनंद मठ है वहाँ से इसको लिया गया है। और आपका 1906 हुआ था कोलकाता में, इसको लिखा था दादा भाई नेहरू जी ने हेड। और यहाँ पे स्वराज वर्ड जो है पहली बार यूज़ किया गया था। 1911 भी हुआ कोलकाता में, और पंडित विष्णु नारायण जो थे उन्होंने वो हेड थे। और यहाँ पहली बार जन गण मन गाया गया था, यानी कि जो नेशनल एंथम है वो 1911 में, और जो नेशनल सॉन्ग है वो 1896 में गाया गया था। 1917 में आपका जो थे पहली एनी बेसेंट, पहली लेडी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू, और वो थी 1925 यानी कि कानपुर में। और कोलकाता वाला हो गया, कोलकाता से एक पहले था 1916 जो कि हुआ लखनऊ में, और लखनऊ पैक्ट, और उसको लीड किया था किसने, AC मजूमदार ने। और उसके बाद है 1923 में, यहाँ इसका जो लीडर थे, मतलब ये था दिल्ली में, और इसके जो हेड थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ही वॉज द यंगेस्ट
प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और एक क्या है जब 1941 में बने तो उसके बाद से 4-5 साल तक वो ही रहे। तो लॉन्गेस्ट भी किनके पास खिताब है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास है। 1925 का मैं बता चुका हूँ, सरोजिनी नायडू। 1929 जो है वो लाहौर यानी कि आपके जवाहरलाल नेहरू के अंडर, और इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई। और 1931 वाला जो है वो है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे, और कहाँ था? ये कराची में था। इसके बारे में एक चीज़ फेमस है 1931 के बारे में, कि इसमें गांधी जी की जो जो ख्याति थी ना वो पीक पर थी, जो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो पीक पर थी। और ये कहा गया था, गांधी जी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। तो ये कब कहा गया था? 1931 में। 1937 में फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में पहला ऐसे बार हुआ था जब कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ? आपका विलेज में हुआ था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट है। हर सेशन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम इसी तरह से आगे भी एक ऐसा एक लिस्ट लेकर आएंगे जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्यों कराएंगे। अब एक ही साथ सारे इंपॉर्टेंट करा देते तो आप भी परेशान हो जाते। अब कुछ जो है ना कुछ रिफॉर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, जैसे इन्फेंटिसाइड है यानी कि शिशु वध प्रतिबंध, ये वेलेज लेकर आया था इसको। सती प्रथा पे कब? सती प्रथा 1929, और किसके टाइम में? विलियम बेंटिक के टाइम में। स्लेवरी मैंने आपको पहले ही बताया, स्लेवरी पे ख़त्म करने की स्टार्ट किया था किसने? विलियम बेंटिक एंड कैप्टन स्लीमन। लेकिन जो इसको कानूनी तौर पर ख़त्म किया गया वो किया गया आपका 1843 में, किसके अंडर? लॉर्ड एलनबोरो के अंडर। और हिंदू वीडो रीमैरिज जो है कैनिंग के टाइम पे 1856। ये जो है ना ये भी थोड़ा सा ये है, हिंदू वीडो रीमैरिज जो है कैनिंग यहाँ दिया है। डलहौजी के टाइम में एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, डलहौजी के टाइम में, और पास किया गया था कैनिंग के टाइम में। दोनों 1956 की 1856 की ही बात है। नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थब्रुक के टाइम में 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन, ये लैंसडाउन के टाइम में 1891। और शारदा एक्ट जो है इरविन के टाइम में 1929। यहाँ ये जो तीनों है ना ये मैरिज की एज से है, जुड़े हुए हैं। एक बार आप इसको देखेंगे, ठीक। तो सोवा है तो फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर फाउंडर्स एंड प्लेसेस एंड देयर स्पेशल फैक्ट्स। ये है। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए, मैं पानी। हेलो दोस्तों, हाँ वापस आ गए। पहला है हमारा मेजर न्यूज़पेपर फाउंडर्स प्लेसेस एंड देयर स्पेशल फैक्ट, प्रमुख अखबार। बंगाल गैजेट जो है ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान में, जिसको लेकर आए थे कौन? जेम्स अगस्टस हिकी 1780, कोलकाता में इंडिया का पहला न्यूज़पेपर। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद है मद्रास कोरियर 1784, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम मद्रास। समाचार दर्पण विलियम कैरे 1818, कोलकाता फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण। कौन सा था? समाचार दर्पण। मिरातुल अकबर जो है ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा था 1822 में, कोलकाता से, और ये फर्स्ट पर्शियन जर्नल था। बॉम्बे समाचार जो है ये देखिए, ये मुझे अच्छा लगा। जो बॉम्बे समाचार है बॉम्बे समाचार कहाँ से हो रहा है? मुंबई से। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गुजराती का है ये पहला बॉम्बे समाचार, लेकिन है किसका? गुजराती का। 1830 मुंबई से ये होता था। एक है जामे जहानुमा, ये कोलकाता, और फर्स्ट उर्दू। इसको आप आसानी से पहचान लेंगे अगर थोड़ा सा याद रखना है तो ये कि ये पहला उर्दू न्यूज़पेपर का नाम क्या था? जामे जहानुमा। उदंड मार्तंड जो है, उदंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा, और कोलकाता पहला हिंदी न्यूज़पेपर। इसको आप समझ सकते हैं कि शायद ये या तो बंगाली या फिर संस्कृत। उड़ंत उड़ंत मार्तंड मार्तंड जो है ये आपका जुगल किशोर शुक्ला 1826, और ये कोलकाता और फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था ये, ठीक है। अब इसके अलावा मेजर ट्रेड यूनियंस एंड देयर एफिलिएटेड पार्टीज। अब इसमें जो है ना देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और फिर है भारतीय मजदूर संघ, और एक है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
इस पे जो है ना, जो आपको जो इसमें जो कंफ्यूजन है इन दोनों में होती है, देखिए आई इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये है आपकी किसकी, ये है आपकी सीपीआई की, ये है आपकी बीजेपी, उस तो मतलब भारतीय जनसंघ था उस टाइप, तो अब बीजेपी, और ये है आपकी सीपीआई, सीपीआईएम। तो देखिए बस मुझे ये थोड़ा सा बताना था आपको, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आईएनसी की, आईएन आईएन कॉमन है, ठीक है, बस इससे आप थोड़ा सा ये याद रखेंगे, इससे ही आपको और भी एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी। अब चलते हैं इसके आगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर एंड देयर रिलेटेड वर्क्स एंड पोजीशन। डीके कार्वे जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो थी उसके क्या है, उसके सेक्रेटरी थे। जेईडी बेथ्यून जो है, इन्होंने गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभी जो हमने विडो रीमैरिज वाला पढ़ा था 1856 में, कैनिंग के अंडर, उसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्ले किया था, और ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, कहाँ पर, कलकत्ता में। एक है बीएम मालाबारी, ये पारसी सोशल रिफॉर्मर है, और इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत युद्ध इन्होंने लड़ा है। बीएम मालाबारी, पारसी रिफॉर्मर। कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ये हम सारी चीज़ें पहले बहुत अच्छे से देख चुके हैं, बस ऐसे बता देता हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज़ है जिसका नाम है आपका कार्बन मैकेनिज्म, कार्बन मार्केट मैकेनिज्म, कि आप भैया जैसे एक तो है सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो गया, फिर आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, या फिर एक टर्म है जिसका नाम है सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्योटो प्रोटोकॉल का है। और इसी का जो एडवांस था फिर आगे आपका पेरिस एग्रीमेंट आया, पेरिस एग्रीमेंट में इसको सीबीडीआर को हटा के कर दिया आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यहाँ ये जिम्मेदारी थी डेवलप्ड वर्ल्ड की, ये सबका कर दिया, ठीक है, जो आईएनडीसी है वो सबका है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 6 गैसेस हैं, इसमें 6 गैसेस का आप नाम बताएंगे कौन कौन सी गैसेस हैं, और ये 2 फेज में इम्प्लीमेंट हुआ था, 2008 से 2012 और 2013 से 2020, इसीलिए 20 के बाद वाले टाइम के लिए आया था पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट अभी जो हाल फिलहाल COP29 है चल रही है, बाकू अजरबैजान में चल रही है, उसके बारे में आप देखेंगे। एक चीज और देखेंगे, पंचामृत के बारे में इंडिया ने पहले बताया था, ग्लासगो पंचामृत, ठीक। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका 1872 में जब ये हुआ, उसी की याद में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस बार किस वाला देश, कौन सा देश इसका होस्ट है और इसकी थीम क्या है, आप देखेंगे, शायद सऊदी अरेबिया है, देखिएगा इसको। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये रिलेटेड है बायोसेफ्टी से या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उससे जुड़ा हुआ है, इंडिया इसका पार्ट है। एक है नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल है एसी टारगेट, नगोया प्रोटोकॉल के अंडर है एसी टारगेट, और नगोया प्रोटोकॉल भी बायोडायवर्सिटी जो है उसका पार्ट है। 1992 में एक हुआ था रियो अर्थ समिट, वहाँ से 3 चीज़ें निकली थी, UNFCCC, UNCBD एंड UNCCD। जो UNCBD है यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, उसका पार्ट है नगोया प्रोटोकॉल 2010, एसी टारगेट है कि इसके अंदर एक चीज़ और है ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। अब एक है रियो +20, ये रियो हुआ था 1992 में, और +20 20 साल बाद फिर से रियो में, और इसमें किस चीज़ की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। की इन्वायरमेंटल एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब इंदिरा गांधी वहाँ गई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस उसको अटेंड करने के लिए, वहाँ से उसके बाद में आके उन्होंने इन्वायरमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया, तो ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसके तहत बना था, जो आज के टाइम में बहुत काम करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर ध्यान देने के लिए, चाहे तो वो वाटर वाला पोल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो, इसी को फर्दर इसकी पावर को बढ़ाया गया अगले एक्ट से जिसका नाम है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981। इन दोनों से, इससे बनाया गया वाटर वाले से और एयर वाले से पावर को बढ़ाया गया। और फिर है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ओजोन डिप्लीटिंग से एक चीज़ याद आ गई, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बाद है किगाली, किगाली। और इंडिया जो है ना, इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टारगेट को अचीव कर लिया है, अचीव नहीं ओवर अचीव कर लिया है।
और जो किगाली अमेंडमेंट है इस पर भी इंडिया बिल्कुल टाइम पर है। तो ओजोन वाला हमारा बढ़िया चल रहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखो, हो सकता है कि थोड़ी बहुत मेरे में एनर्जी कम लग रही हो, लंबी क्लास है, कंटिन्यू क्लास इस चीज़ को कर रहा हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग जितना समझेंगे, जितना सुनेंगे, उतना आप लोगों को फायदा होगा। की स्टोन स्पीसीज, अब जिन्हें कुछ स्पीसीज हैं, की स्टोन है, इंडिकेटर है, लोकल स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज, अम्ब्रेला है, फ्लैगशिप है, ये जो ना डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए। बहुत ही सटीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत गलत भी हो सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। की स्टोन जो है ना, ये वो स्पीसीज है जो नंबर में तो कम है, लेकिन उनकी खासियत बहुत ज़्यादा है। नंबर में कम है, खासियत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पूरा इकोसिस्टम ही उनकी वजह से ख़राब हो जाएगा अगर वो हट जाए तो। जैसे कि भाई एक बड़ा ग्रुप, एक एक कोई चीज़ है जो छोटी चीज़ को खाती है, अगर ये हट जाएगी तो उनकी जो ग्रोथ है ना वो इतनी बढ़ जाएगी, फिर इकोसिस्टम को ख़त्म कर देगी। तो की स्टोन स्पीसीज ऐसी प्रजातियां जो संख्या में कम होती हैं लेकिन उनका महत्व अधिक होता है, जैसे बाघ। इंडिकेटर स्पीसीज वो है जो उसकी हेल्थ को इंडिकेट करती है, जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती है, जैसे कि लाइकन है। लाइकन का क्या काम है? एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन में भी स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में वो बताती है कि भैया जैसे ही उसका आता है तो लाइकन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या होगी? इंडिकेटर स्पीसीज। एक है लोकल स्पीसीज। लोकल वो है जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसका नाम है लोकल या एंडेमिक। एक है एलियन स्पीसीज। एलियन ऐसी है जो आई तो दूसरी जगह से है, दूसरी जगह से आई यहाँ आके, लेकिन यहाँ से बसी नहीं, ऐसी बसी कि यहाँ की ख़त्म कर दी। तो ऐसे आए कि यहाँ के ख़त्म कर दिए। ये थी आपकी एलियन स्पीसीज। एक है अम्ब्रेला स्पीसीज, नोन टू कंजर्व एन इकोसिस्टम। बेसिकली क्या है, इसकी वजह से जो ना पूरे ही इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है, जो पूरे परितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है, जैसे एक सींग वाला गैंडा, पांडा, टाइगर, इन सब चीज़ों के लिए। और एक है फ्लैगशिप, जो उस सिस्टम की एक आइडेंटिटी बन जाती है कि अगर यहाँ ये होगा तो ये चीज़ होगी, विच बिकम्स द आइडेंटिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इजी लामजाओ इन मणिपुर, बंगाल टाइगर इन सुंदरबन। ठीक है। 4 मेजर हॉटस्पॉट, वो मैं उस दिन भी आप लोगों से पूछा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। एक है हिमालयाज या ईस्टर्न हिमालय, एक है इंडो बर्मा, सुंडरलैंड, वेस्टर्न घाट। अब जो अंडमान एंड निकोबार है ना, यहाँ समझाता हूँ ये चीज़। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान जो है ना वो पार्ट आता है आपका इंडो बर्मा का, और जो निकोबार है ये पार्ट है आपका सुंडालैंड का। और जो ये हॉट स्पॉट है ना, हॉट स्पॉट को कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर ने। किसने दिया था? नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर में इसकी दो कंडीशन हो, और अब इसको कौन बनाता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक एनजीओ है, और इसके दो क्राइटेरिया है आपका। 1500 या 0.5% ऑफ वर्ल्ड्स वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज, वेस्क्यूलर प्लांट स्पीसीज एंडेमिक हो, एंडेमिक। देखिए, अगर लिखाई भी समझ में नहीं आ रही तो आवाज़ समझिए। और 70% लॉस हो चुका हो, डाइवर्सिटी का लॉस। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, 4 हैं, बस इतना ही याद आपको होना चाहिए। कुछ पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो डायरेक्ट ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही नुकसान करने लगे। सेकेंडरी वो है जो दो चीज़ों के मिलके से फिर बने और फिर उन्होंने नुकसान करना स्टार्ट किया। आपके सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर नॉट डेवलप्ड थ्रू ए केमिकल प्रोसेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है, NO है। और सेकेंडरी वो हो गए जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बने हैं, जैसे कि पैन हो गया आपका। पैन है परऑक्साइल, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, SO3 है, ओजोन है। जो आपका आज के टाइम में जो अभी आपने पूरे सब लोगों ने आपने सुना होगा न्यूज़ में कि दिल्ली जहर की क्या बन गई है? जहर था बिल्कुल लिटरली हवा में वो, मतलब पैन है। और परऑक्साइड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और बेसिकली ओजोन 3 इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पैन, SO3, H2SO4, H2SO4 HNO के 3 से आपकी एसिड रेन होती है। और अगर मैं जैसे एक चीज़ ये है कि यहाँ दिल्ली का जो पोल्यूशन था इसको कम करने के लिए एक सोल्यूशन दिया जा रहा था कि आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो आप मुझे उन केमिकल का नाम बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये कहाँ है? लखनऊ में है।
कला एवं शिल्प महाविद्यालय भारतीय ललित कला परिषद 1920 में बना था, कहाँ है, बनारस में है। लखनऊ म्यूनिसिपल, ये तो बिल्कुल इसे आप हटाइए। भारतीय कला भवन ये कहाँ है, वाराणसी में है। और स्टेट ललित कला एकेडमी जो है ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, 1962 में बनी थी। और ये उत्तर प्रदेश के कुछ सिंबल हैं। स्टेट एम्बलम क्या है, कि गंगा और यमुना का संगम और दो नदियां इस तरह से, और ऊपर तीर, बो एंड एरो। जो स्टेट, जो हमारा जो राष्ट्रीय, जो स्टेट का जो वृक्ष है वो है अशोक, और जो पशु है वो है बारहसिंगा, और जो हॉकी, जो खेल है वो है हॉकी, और जो पक्षी है वो सारस क्रेन, और जो पुष्प है वो है आपका पलाश या टेसु, पलाश टेसु, या जंगल की, मतलब उसको वाइल्ड फायर भी बोलते हैं, उस तरह से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश, ये अच्छी चीज़ है, पिछली बार भी पूछा गया था। ललितपुर जो है ना, ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो तीन तरफ से घिरी हुई है मध्य प्रदेश, यानी कि वो मध्य प्रदेश के अंदर है ललितपुर। जो सोनभद्र है वो 4 स्टेट से है, चाहे मध्य प्रदेश हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, या फिर आपका बिहार। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एंड मध्य प्रदेश, इससे है सोनभद्र। और ललितपुर क्या है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी हुई है। सहारनपुर जो है वो ऊपर हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट होता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तराखंड, ये बच्चों को जनरली याद नहीं रहता है। अभी मैंने एक जगह टेस्ट लिया था तो वहाँ भी अच्छे खासे बच्चे थे, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश को नहीं टिक कर पाए थे। लार्जेस्ट एरिया में कौन सा है, लखीमपुर खेरी। स्मॉलेस्ट एरिया में कौन सा है, हापुड़ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको आप ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया बलिया ईस्टर्न मोस्ट, ये हो गया आपका सोनभद्र, और ये हो गया आपका शामली नदर्न मोस्ट, और सॉरी वेस्टर्न मोस्ट शामली, और ये हो गया सहारनपुर, ये सहारनपुर हो गया। ऐसे मत समझिएगा कि बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, ये ईस्टर्न साइड में, ये दोनों नज़दीक ही नज़दीक हैं बिल्कुल, बल्कि मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं। ठीक है। टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मोस्ट पॉपुलेटेड, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, जो टॉप 5 है। वैसे जो ना अभी आगे जो भी पॉइंट टॉपिक मिलेंगे ना सेंसस से जुड़े हुए, वो मैं छोड़ दूंगा। सेंसस और इकोनॉमिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा, ऐसे भागते भागते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और गलत हो जाएगा तो बेफालतू में फिर मुझे पता नहीं क्या क्या कहोगे। कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी सारी कमेटी बनी थी, और उन कमेटी को किसी ऑब्वियसली कोई कोई हेड करेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है उसके बारे में पूछा जाता है। कमेटी फॉर यूनियन एंड स्टेट जो है, संघ राज्यों के लिए जो समिति थी, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, फंडामेंटल राइट कमेटी सरदार पटेल, फंडामेंटल राइट की सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी कमेटी एच सी मुखर्जी, और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप देखेंगे एक दो बार तो इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना उसमें 7 मेंबर थे, उसमें 7 मेंबर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे, और उसके अलावा एक दो बार पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। आप देख लीजिए नाम, गोपाल स्वामी इयंगर, अल्लाडी कृष्णा स्वामी इयर, डीएम डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधवराव एंड टी कृष्णम्माचारी। ठीक है, ये है। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो टर्म है ना, सोवरेन सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सीक्वेंस भी पूछ ली गई है, कई बार पूछी गई है। और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे वर्ड नहीं थे। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, उसने 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एंड अखंडता, इन 3 को ऐड किया था। इंग्लिश में तो ऐसे याद करते हैं कि सिस को ऐड किया था, सिस को, यानी कि सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलरिज्म, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एंड अखंडता। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है 2 टाइप से है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में भी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब, और तो इस टाइप से इसके जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट के 4 टूल होते हैं, रेफरेंडिव, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट।
रेफरेंडम और जो प्लेबिसाइट है वो बेसिकली ऐसे मुद्दों पर है जहां जनता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसके फेवर में हैं या नहीं हैं। जैसे कि ब्रेग्जिट हुआ था 2016 में, तो वहां की जनता से पूछा गया था कि आप साथ रहना चाहते हैं या हटना चाहते हैं, तो वो रेफरेंडम था। जनरली प्लेबिसाइट ज़मीन के मसले से जुड़ा हुआ होता है। इनिशिएटिव किसी भी चीज़ के काम के लिए डेमो नीचे से आवाज़ उठे, अगर उसको एग्जाम्पल है, ऑल तो बिल्कुल सही नहीं है लेकिन एग्जाम्पल है, जैसे कि 2011-12 में आवाज़ उठी थी एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए कि लोकपाल बिल लेकर आया जाए, लोकपाल बनाया जाए जो आपका करप्शन से लड़े। लोकपाल भी बना, कानून भी बना, सारी चीज़ें हुई। करप्शन में हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, हम 80-85 की ही रेंज में घूम रहे हैं उसमें बहुत लंबे टाइम से। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रिकॉल क्या है कि मान लीजिए वापस ले लेना किसी चीज़ को, कोई बिल है, कोई लेजिस्लेटर है उसको, तो ये है आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के परिप्रेक्षा। रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव्स, प्रत्यावर्तन, रिकॉल एंड जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। अब मेजर लेक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये एग्जाम्पल किसका है? ऑक्सबो लेक का है। गोखुर झील का उदाहरण है गोखुर, ऑक्सबो को गोखुर बोलते हैं। लोकटाक लेक जो है ये मणिपुर में है और इसके ऊपर है केबुल लामजाओ। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक हिरन पाई जाती है, संगाई डियर। संगाई डियर जो है ना वो फुंदी में ऐसे ऐसे घूमती रहती है, वो हिलता हुआ सा है, कभी आगे कभी पीछे, इसलिए उसको बोल दिया जाता है डांसिंग डियर। डांसिंग डियर का आप मुझे IUCN स्टेटस बताएंगे कमेंट करके। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है, लार्जेस्ट खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है। कोलेरू लेक जो है वो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है आंध्र प्रदेश में उसके बीच में है। पुलिकट लेक जो है आंध्रा और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पर है, बल्कि दोनों स्टेट में है। लगभग 96% आंध्रा में है, 4% आपके तमिलनाडु है। वेम्बनाड लेक जो है केरला में है, इसी को बोलते हैं बैक वाटर भी। और लोनार लेक जो है वो बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। वोल्केनिक लिखा हुआ है, वोल्केनिक नहीं है वो, मतलब कुछ टकराया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। भाई ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, वोल्केनिक नहीं है वो, मेरे ख्याल से क्रेटर लेक बोलते हैं उसे, जो बाहर से मतलब जो एस्ट्रॉयड है, मतलब वो यहाँ टकराया मीटेरॉइड और उससे वो बनी है। तो इसको आप एक बार देखेंगे, लोनार लेक महाराष्ट्र देखेंगे आप और कमेंट करेंगे। रेणुका लेक जो है मैन मेड लेक है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में एक चीज़ और अच्छी है, ये सबसे छोटी वेटलैंड है। वेटलैंड जो इंडिया की है, वेटलैंड ऑफ इंटरने वेटलैंड ये है आपकी सबसे छोटी। एक है रूपकुंड लेक, रूपकुंड नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है उत्तराखंड में। मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर लोकेशन। रॉकीज माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका। अपलेशियन भी नॉर्थ अमेरिका में है। एल्प्स माउंटेन आपका यूरोप में है। अल्ताई जो है सेंट्रल अमेरिका। एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। कॉकस यूरोप एंड ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका। देखो जब भी आप ज्योग्राफी वाली चीज़ करें ना, देखिए यहाँ हमारी तो मजबूरी है कि हमें जल्दी जल्दी चीज़ें करानी है, लेकिन यही जो ना इसके साथ एक मैप हो जाए तो चीज़ें जो ना मैप वाली एक लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती हैं। तो जब आप रॉकीज माउंटेन देखें ना तो आप मैप में एक बार ड्रॉ कर लें नॉर्थ अमेरिका में। एपेलेशियन भी एक बार इस तरह से कि ये यहाँ पे इस तरह से है। एल्प्स माउंटेन देख लें यूरोप में है। अल्ताई देख लें सेंट्रल अमेरिका में। एटलस देख लें नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। फोकस देख लें यूरोप में। और ड्रैकेंसबर्ग देख लें साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये कहें ना कि सर ये क्या बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं, ये तो हमें सबसे पहले पता होती है, ज्योग्राफी पढ़ते ही पता होता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज होता था, मैंने तो फिर एक लास्ट की 3 लाइनों के लिए एक वो बनाया है MST। तो सबसे जो नीचे है वो है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर और उसके ऊपर आयनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, जो भी नाम दे, कंफ्यूजन यही होती है ST में खास करके। अब हिंदी में क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वो है जहाँ सारे के सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। और आपका समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन इसमें पाई जाती है। इसमें ओजोन है अगर स्ट्रेटोस्फेयर में तो अच्छी ओजोन है, इसमें आ गई तो खराब ओजोन हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ना इसमें वेदर रिलेटेड फिनोमिना नहीं होते, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। तो ये हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। फिर है आपका मीजोस्फेयर, एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मीटोराइट, शूटिंग स्टार जो हम बोलते हैं ना, शूटिंग स्टार, टूटते तारे जिन्हें देखकर हम दुआ मांगते थे बचपन में,
ऐसे करते थे भैया मुझे बस ये मिल मतलब मैं इसमें पास हो जाऊं, मेरी ये कामयाबी हो जाए, मेरी ऐसे जॉब मिल जाए, वो करते थे, वो बचपना था। अब समझ में आता है भैया टूटते तारों से कुछ नहीं होता, टूटते भी कलमों से होता है। जितने कलम तोड़ेंगे, जितनी कुर्सी तोड़ेंगे, जितने पढ़ेंगे, जितने घंटे, जितनी किताब भरेंगे, जितनी कॉपी भरेंगे, उतनी ही कामयाबी के चांस आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो टूटते तारे के पीछे नहीं रहना है, टूटती हुई कलमों के पीछे रहना है। कलम तोड़िए बैठ के, पढ़ के, लिख कर, तो तब आपको कामयाबी हासिल होगी। फिर है उसके बाद में आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर वो है आयन मंडल, जहाँ रेडियो वेव्स हमारी जाती हैं, उनसे आयन से टकराती हैं और नीचे आ जाती हैं। उसके ऊपर एक्सोस्फेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फ्यू गैसेस ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, ये हो गया आपका इस चीज़ का। अब एक चीज़ है जो ट्रोपोस्फेयर है ना, इसकी जो हाइट है, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे है, ठीक है। अगर पोल पे देखें तो ऐसे है, और इक्वेटर पर देखें तो ऐसे है। पोल पे क्या है ना, डेंस है हवा, तो थोड़ा नीचे आ जाती है। इक्वेटर पर गर्म है हवा, ऊपर जाती है, तो इसको ऊपर ले जाती है। तो ये लगभग, ये सबसे ऊपर कहाँ है, इक्वेटर पर है, और सबसे नीचे कहाँ है, पोल पर है, जो ट्रोपोस्फेयर है। इसके बाद टॉप हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो टॉप हाईएस्ट पीक है, K2, मतलब या गॉडविन एस्टीन बोल देते हैं उसे, गॉडविन एस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट पर्वत, सालतारो कांगड़ी। तो कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन मैं वाकई में बता रहा हूँ, कुछ बच्चे माउंट एवरेस्ट को भी लगा देते हैं, तो ये नहीं लगाना है। और अगर मैं पूछूं कि हिमालय की सबसे ऊंची भारतीय चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। वो क्या हो जाएगा आपका, कंचनजंगा। क्योंकि जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, ये हिमालय की नहीं है, ये ट्रांस हिमालय की है। तो ये भी वर्ड समझना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर क्वेश्चन पूछ ले ट्रांस हिमालय की इनमें से कौन सी है, तो वो गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची इंडियन हिमालय, मतलब हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है, कंचनजंगा है। तो ये भी आपको याद रखना है। वो जो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है, वो आपकी ट्रांस हिमालयाज की है। जो है आपका सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसके बारे में भी जो है ना, एक तो है RBS कहा जाता था, मैं तो ऐसे याद किया था मैंने। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है RBS प्लस, ये है RBS हो गया, और CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रावी, ब्यास, सतलुज, इन पर इंडिया का कंट्रोल। CJI झेलम, झेलम और इंडस, इस पर ज़्यादा पाकिस्तान का कंट्रोल। तो इस तरह से था ट्रिब्यूटरी इंडस की। और फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी शेओक हो गया, गिलगिट हो गया, गोमल हो गया, काबुल हो गया, ये आपका उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। रेट्स, टाइप्स एंड स्कोप्स। अब देखिए यहाँ इस तरह से, बस मैं थोड़ा सा आपको एक, कितना टाइम हो गया है इसको 40, हाँ, ये थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ। हैबियस कॉर्पस बेसिकली क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे हमारे पास है सबसे पहले क्या, पार्ट थ्री है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो देता है हमें फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट वो राइट है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके लिए दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अब ये क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट और ये है हाई कोर्ट। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट। इनके पास पावर होती है कुछ जजमेंट देने की, जो आपके राइट्स को री करा सके, जो आपके राइट्स का जो उल्लंघन हुआ है उसे खत्म कर सके। ये जो स्पेशल ऑर्डर होता है, इसी को बोलते हैं रिट्स। तो 5 रिट हैं बेसिकली, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, हिंदी में बोलता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध एंड उत्प्रेषण। अब देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों से, सीरियसली मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतनी वाली टफ के साथ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे इंग्लिश में याद है ना, मैं उससे बोलता हूँ। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस में क्या क्या कहते हैं, यू मे हैव द बॉडी ऑफ, आपको जो है ना बॉडी प्रेजेंट करनी है। और ये किसके खिलाफ किया जा सकता है, ये सरकार, मतलब ये जो है आपका पब्लिक, यानी कि जो सरकारी चीज़ें हैं उसके भी खिलाफ, या फिर जैसे कि पुलिस हो गया, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी। जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं ना, वो घर से भाग गए। अब घर से भाग गए तो कहाँ गए, अब कोर्ट आएगा, कोर्ट पुलिस से कहेगा, मैंडामस हैबियस कॉर्पस इशू करेगा कि भैया आप
उसे प्रेजेंट कीजिए, तो अब पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, तो पुलिस उसको लेकर आएगी। तो हैबियस कॉर्पस इस कैन बी इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक पर्सन, इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल फ्रीडम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है मैंडामस, मैंडामस में है वी कमांड। अब जो है ना कोर्ट ऑर्डर देता है, कोर्ट ऑर्डर देगा भैया तुम अपना काम करो, ऑर्डर वी कमांड, मैंडमस वी कमांड। तो इसमें क्या है, अब ऑर्डर जो है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ भाई, मुझे कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो उसे देगा ना जो मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि स्कूल के टीचरों ठीक से काम कर लो वरना निकालवा दूंगा। इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, बॉडीज, कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड गवर्नमेंट, नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। बस ये समझाना था जो रिक्शे वाले का आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कोचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी प्राइवेट कोचिंग है, तो इसमें भी प्राइवेट में मैंडमस नहीं यूज हो सकता है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो में है बेसिकली ये कि भैया तुम किस किस अधिकार से यहाँ बैठे हुए हो, आपके पास तो वो काबिलियत ही नहीं है जिस जो जो इस ऑफिस के लिए चाहिए, वो वाले आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और आप यहाँ आके बैठ गए। तो कोर्ट जो है ना, कई बार कुछ लोग गलत तरीके से वहां पहुंच जाते हैं, तो कोर्ट फिर ऑर्डर इशू करता है। क्यू वारंटो, भाई किस अथॉरिटी से बैठे हो तुम यहाँ पर? इट इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, यानी कि व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी की जाती है, निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। प्रोहिबिशन और सर्शियोरी, ये बड़ी अच्छी चीज है। अब ये जो है ना हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करेगा बेसिकली, ऐसा समझिए। अब प्रोहिबिशन में क्या है ना, रोकेगा, भैया तुम रुक जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रुक जाओ, तुम्हारी अभी इतनी ये नहीं है जो तुम इस पे जजमेंट दे सको, तुम्हारे बस की नहीं है, वहां रोक देगा। अगेंस्ट जुडिशियल लोअर कोर्ट एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, नोट इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल, बस उनको कहेगा रुक जा भाई। सर्शियोरी में क्या कहेगा ना, रुक जा और इसे हम करेंगे। issued against judicial, quasi-judicial and administrative authority, not against legislative, to transfer the pending cases to itself or to cancel the order given by the lower court. This is also known as postmortem. तो ये सर्टियोरी में क्या है भैया, प्रोहिबिशन में कहेगा रुक जा और इसमें कहेगा रुक मत, हम करेंगे, और या जो तूने किया है ना उसे हम हटा दे रहे हैं। तो इस तरह से, और थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज ऐसी है लेकिन समझिए, समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। प्रीस्ट रिलेटेड टू वेदास, चारों वेदा है, चारों वेदा से रिलेटेड जो प्रीस्ट हैं उनके नाम है। ऋग वेदा के जो प्रीस्ट है उनका नाम है होटा या होत्री, यजुर्वेदा में है अध्वर्यु, और साम वेदा में है उद्दाता, उद्गाता, एंड अथर्ववेदा में है ब्रह्मा। ये हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने पीछे भी कुछ किए थे। 39A, इक्वालिटी इन जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड एड टू पुअर, ये आप देखेंगे। इसमें जो ना एक तो 43A जो मैंने बताया था आपसे, प्रमोशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एंड 43B प्रमोशन ऑफ वॉलेंटरी फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने की बात है। 19(1) ने फंडामेंटल राइट बना दिया इसको। 19(1) कोऑपरेटिव्स को बना सकते हैं, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से ये फंडामेंटल राइट हो गया है अब। और 43B ये हो गया। 43(8) इन्वायरमेंट, ये आप देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की चीज़ मेरे लिए अब है नहीं। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न, इसमें जो ना आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या चीज़ याद होनी चाहिए, किस भाग में है इमरजेंसी प्रोविज़न, किस भाग में है। अनुच्छेद आपको यह है, और ये कहाँ से लिया गया है, 1935 से। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में स्टेटों में जो स्टेट इमरजेंसी बोल दीजिए, प्रेसिडेंट रूल बोल दीजिए, और वो होता किस लिए है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, और इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इस देश में कितनी बार लगी है ये मुझे आप बताएंगे, और नेशनल इमरजेंसी भी कितनी बार लगी है ये भी बताएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है ये भी बताएंगे, और स्टेट नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी ये भी, और नेशनल इमरजेंसी भी, दोनों चीज़ें आप मुझे बताएंगे। और इसमें क्या था ना, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, पहले क्या था, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको हटा के कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। अब इसको जो है ना कितने टाइम में अप्रूव किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, ये मेजोरिटी। जो नेशनल इमरजेंसी है इसको ऐसे याद रखिए, 1 महीने में, और स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए पढ़ाने का तो बहुत कुछ दिल करता है भाई, क्या करूं, मजबूर हूं, अब इसे पढ़ाने लगूंगा, आप कहेंगे टाइम ही नहीं है। स्टेट वाले को
आपका 2 महीना सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, इसके आगे चलते हैं। फिर आप लोग ही बुरा बुरा कहते हो कि भैया काम नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अटॉर्नी जनरल, ये किसी भी कमेटी का पार्ट हो सकते हैं, आपके किसी भी कोर्ट में जाके ये सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीजर में भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ये हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल के तहत। और इनका जो टर्म है ना वो डिफाइन नहीं होता है, जनरली एक चीज़ है जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पर डिपेंड करता है इनका टर्म, प्रेसिडेंट्स प्लेजर। ठीक है, जो 878 को हटाइए, जो 110 है ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट का दूसरा नाम है। बजट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 112 में है। तो ये है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट कहीं भी मेंशन नहीं है। 123 जो है इसमें अवकाश के दौरान प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो आपका ऑर्डिनेंस इशू कर सके। और जो 143 है इसमें प्रेसिडेंट को पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के लिए, कुछ सलाह मशवरा लेने के लिए। 148 जो है ये भारत के जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अभी हाल फिलहाल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। आप इनका नाम भी कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब देखो, अब मैं इतने सब चीज़ें आपसे बोलता हूँ, कमेंट करके आप कहेंगे कमेंट ही कमेंट करवा भाई। टोटल भी अगर काउंट करेंगे ना आप 3 से 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, तो 3 मिनट तो आप गुरु को दे ही सकते हो ना। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आपसे कि आप सब कुछ ही दीजिए, तो 3 मिनट तो दे सकते हैं ना। और कुछ को तो ऐसा है कि कुछ ही आंसर देने होंगे, 2 से 5 सेकंड, 5-5 सेकंड करके, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट। आर्टिकल 149 वो उसकी पावर के बारे में है। टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज इन डेली लाइफ। एंटासिड्स जो है, एंटासिड वो है जब जलन होती है ना, भाई मेरे तो जैसे गाँव में जनरली औरतें भाई तेजाब सा बन रहा है, मेरे तो बहुत जलन हो रही है, खाना हो रहा, उसे क्या है मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एंटासिड दिया जाता है। जैसे कि इनो भी है, ये क्या करता है, बेसिक नेचर में होता है और जाके एसिडिटी को कम करता है। और एसिडिटी होती क्यों है, जो हमारा खाना अंदर जाता है ना पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन गया, उसका खाने में उसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं हुआ, तो वो ऊपर आता है और वो जलन करता है। उस जलन को सबसाइड करने के लिए बेसिक जो मटेरियल है बेस वाला वो दिया जाता है जो उसको कम कर दे, और इसका नाम है, एक है जैसे इनो, 6 मिनट से मतलब कहते हैं 6 सेकंड में असर दिखा देती है, लेकिन ज़्यादा इनो नहीं लेनी चाहिए। और एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप लोग मतलब इस चीज़ को मजाक नहीं लीजिएगा, सच्चाई है। जिन लोगों को थोड़ी भी जलन होती है, अगर मान लीजिए जलन हो तो ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिए, मतलब ये कम असर करेगा लेकिन नेचुरल है, क्योंकि जो थूक है ना वो थोड़ा सा बेसिक होता है नेचर में, और वो जाके उसको थोड़ा सा कंट्रोल कराता है। बहुत मतलब बिल्कुल काम की पते की बात बताइए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही भेजा आपको। एक होता है ट्रैंकुलाइजर, ये तनाव और मानसिक बीमारी के इलाज में यूज होते हैं। एनाल्जेसिक जो है वो आपके दर्द कम करने के लिए होता है, जैसे कि एस्प्रिन है। नार्कोटिक्स आप समझ ही जाइए, नार्कोटिक्स में मतलब आपका पेन रिलीवर दैट कैन कॉज एडिक्शन। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, पेन तो कम कर देगी लेकिन ये एडिक्शन हो जाता है। फिर जो है आपने फिल्मों में भी देखा होगा ना भाई, ड्रग्स लेते हैं। आजकल ड्रग्स का इतना ज़्यादा इशू है, आपने कई सारे स्टेट में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें, एंटीसेप्टिक हो गया। मैं तो कुछ बच्चों को देखता हूँ, वो जो वाइटनर आता है ना, वाइटनर को ऐसे ले लेके सूंघते हैं, कुछ लोग विक्स आयोडेक्स लगा के सूंघते हैं, वो एडिक्शन है। मतलब एंटीसेप्टिक हो गया, बैक्टीरिया को मारता है, जैसे कि सोफ्रामाइसिन, डेटॉल, टिंक्चर, आयोडीन। एंटीबायोटिक्स, ये केमिकल्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट द ग्रोथ। पेंसिलिन हो गया, सल्फर ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये सारी चीज़ें हैं केमिकल कंपोनेंट। अब देखिए, कराने को तो बहुत कुछ करी जा सकती हैं चीज़ें, फिलहाल मैं यहीं पर रोकता हूँ इसको, आज के लिए इतना ही। आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं आगे लेकर आऊँ और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं इस तैयारी में, इस जर्नी में हेल्प कर सकूँ। आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए कि इसको पढ़ें,
और वीडियो को देख के जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं उसे लिखें, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कुछ कमेंट करके बताएं, तो कोशिश कीजिए, वाकई में उससे आपका भी फायदा होगा। आप 1 मिनट लगाइए सर्च करने में, उस चीज़ को देखिए, अपने नोट्स में ऐड कीजिए और यहाँ लिख दीजिए। अब यकीन मानिए वो एग्जाम में जब रिकॉल करोगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉल होगी वो चीज़ आपकी। मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को कीजिए। अब लास्ट में एक चीज़ है, जो हमारी प्रहार मैगज़ीन है वो आ चुकी है, उसको आप फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, UPPCS1 चैनल से। हिंदी में आई है अभी, इंग्लिश में आने में 2-3 दिन बाकी हैं। 25 तारीख तक मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम एट लेटेस्ट वो आपका 25 तारीख तक आ जाएगी। इसको पढ़िए। अब हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रहार से ही सब कुछ आएगा, लेकिन प्रहार बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है। आप पढ़िए, अच्छे से कीजिए। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ, हम तो आपके साथ हैं ही, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।